Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science History, Our Past, Volume 2nd, Class 7th and chapter number 10th. Okay, and the chapter number 10th is 18th century political formation. Alright, and students, we have to start from page number 141. All right, page number 141, and this is video second. So let's start students. In the midst of this economic and political crisis, the rulers of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. Okay, in the midst of this economic and political crisis of the ruler of Iran, Nadir Shah sacked and plundered. Okay, Nadir Shah sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. तो इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर इन्वेट किया, हमला कर दिया. ठीक है, टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, और बड़ी भारी मात्रा में वह दिल्ली पर आक्रमण करके संपूर्ण नगर को लूट कर वह बहुत अधिक धन दौलत अपने साथ ले गया. ओके, दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. ओके, तो इस प्रकार से नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक, जो कि कौन थे, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया. मीन्स बार बार वे आक्रमण करने लगे और उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई. ओके, तो क्या हुआ था, आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच इराक के जो शासक थे, ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरी दिल्ली को वह लूट कर ले गया. वहाँ से जितना भी धन दौलत था वह वहाँ से ले गया. और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा. ओके, और उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई. ओके, नादिर शाह अटैक्स दिल्ली. अब हम पढ़ेंगे नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण. तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण किया था. ओके, द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह's invasion was described by contemporary observers. One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows: 60 lakh of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of goldware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock thorn. Okay, the devastation of Delhi after Nadir Shah invasion was described by contemporary observers. ठीक है, तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन, तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में जो डिवास्टेशन हुआ, जो विध्वंस हुआ, जो विनाश हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया, कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स. तो जिन समकालीन लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया था. ठीक है, तो वन डिस्क्राइब्ड द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलो.
तो वन डिस्क्राइब, इनमें से एक मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, दिल्ली में जो विनाश हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 60 lakhs of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. Okay, तो वे कहते हैं कि 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज़, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, ज्वेलरी मीन्स जेवर या जवाहरात, और आभूषण और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थे कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। ठीक है, वो इतना कॉस्टली था, इतना कीमती था कि दुनिया में उसका कोई तोड़ नहीं था। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें वे नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या क्या चीज़ें दिल्ली से गई, तो उसके समकालीन ऑब्जर्वर्स उसके बारे में कहते हैं कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने और आभूषण, जवाहरात, अन्य चीज़ें वे ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी, इतनी महंगी थी कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ओके, जैसे कि मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेजन इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली। ठीक है, एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक अन्य चीज़ें और बताई गई है कि दिल्ली पर आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में भी एक अकाउंट है, एक लेख लिखा गया है, चलिए उसको भी देखते हैं। दैट इज already under severe pressure from all sides. The empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. They were divided into two major groups. Okay, two major groups or factions: the Iranis and Turanis, noble or Turkish descent. For a long time, the latter Mughal, okay, for the long time, the latter Mughal emperors were puppets in the hands of either one or the other of these two powerful groups. The worst, okay, already under severe pressure from all sides. साम्राज्य पर अब सब ओर से तो दबाव था ही। ठीक है, और जो नोबल्स लोग थे, द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाई कॉम्पिटिशन अमंगस डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स, और अभिजातों के विभिन्न समूहों की जो आपस में प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था आपस में, उसने इसे और भी कमज़ोर बना डाला। ओके, तो साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शंस, द ईरानीज एंड तुरानीज, नोबल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट। ओके, और ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक तो ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के, और काफ़ी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह, इनमें से एक या दूसरे के समूह के वो क्या बने रहते थे, हाथों की पपेट्स बने रहते थे, गुठलियाँ, हाथों की कठपुतलियाँ बने रहते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्पेयर्स वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर्स ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप्स। ओके, तो जो अभिजात थे, जो नोबल थे, वे दो भागों में बट गए, दो समूहों में बट गए थे। एक तो ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के थे, और काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। ठीक है, द वर्स्ट, और जो सबसे बेकार चीज़ थी, द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिटेशन केम व्हेन टू मुगल्स एम्पेयर्स फर्रुख सियार
Okay, Farooq Siyar 1713 to 1719 and Alamgir II 1754 to 1759 were assassinated, and two others, Ahmad Shah 1748 to 1754 and Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their nobles. Okay, तो इस प्रकार से जो वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिटेशन था, ठीक है, मीन्स कि बेहद अपमानजनक जो स्थिति थी कि कब आई, वेन टू मुगल्स एम्पेयर, जब दो मुगल बादशाह, पहले थे फर्रुख सियार, ठीक है, फर्रुख सियार, और दूसरे थे आलमगीर सेकंड, ठीक है, 1754 से 1759, इनकी जब हत्या हो गई तो ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई थी जब दो मुगल बादशाहों फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई, और दो अन्य बादशाह, ठीक है, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह 1748 टू 1754 एंड शाह आलम सेकंड और शाह आलम द्वितीय को वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, जब उनको उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, वर ब्लाइंडेड कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अत्यंत शर्मनाक अपमान उनके साथ हुआ था जब फर्रुख सियार और आलमगीर की तो हत्या कर दी गई, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय के को उन्होंने, उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे नए राज्यों का उदय। ओके, एमरजेंस मीन्स उदय। तो कौन कौन से दो राज्य का उस समय उदय हुआ? With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedas and the great Jamidas, consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. Okay, states that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formalities with the Mughal emperor. Number second, states that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs. These included several Rajput principalities. The last group included states under the control of Marathas, Sikhs and others like the Jats. These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. Okay. नाउ इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे नए राज्यों का उदय। विद द डिक्लाइन इन द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्पेयर्स, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदास एंड द ग्रेट जमीदास consolidated that their authority or in different parts of the subcontinent. मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और अधिक प्रबल बना दी। थ्रू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रैगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। ओके, और 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ओके, और धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया तो मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सका। ठीक है, 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स यानी परस्पर व्यापी समूहों में उनको बांटा जा सकता था। पहला तो था स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल्स प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ठीक है, ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट। ओके, फॉर द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मलिटीज विद द मुगल एम्पेयर। तो पहला जो परस्पर व्यापी समूह
समूह था वो था अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और क्या था स्टूडेंट्स, काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ताकि उन्होंने अपने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। और दूसरा था स्टेट्स दैट हैड enjoyed considerable independence under the Mughals as वतन जागीर्स। These included several Rajput principalities. Okay. और दूसरा था ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे और इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। ओके। और तीसरा था द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख्स एंड अदर लाइक द जाट्स। ओके। और तीसरा समूह था, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। और ये क्या थे स्टूडेंट्स, दीज वर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। ओके। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ले ली थी। ओके। नाउ नेक्स्ट द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। अब हम पढ़ेंगे पुराने मुगल प्रोविंसेस मीन्स प्रांत। ओके। पुराने मुगल प्रांत। Amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. These were Awadh, Bengal, and Hyderabad. All three states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces: Saadat Khan, Awadh; Musrid Quli Khan, Bengal; and Asaf Jah, Hyderabad. All three had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors. Okay. सो द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। अब हम पढ़ेंगे पुराने मुगल प्रांतों के बारे में। अमंगस्ट द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट। ओके। अमंगस्ट द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी। ओके। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। ठीक है। मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। 3 उसमें प्रमुख थे। कौन से थे वे 3? दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो उनमें से एक अवध था, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। ओके। ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस: सादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल एंड असफ जहाँ हैदराबाद। ओके। तो इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध। ठीक है। पहले तो कौन थे? सादत खान अवध थे, दूसरे थे मुर्शीद कुली खान बंगाल के और तीसरा आसफ जहाँ हैदराबाद। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। ओके। दीज वर ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटीज। ठीक है। इनका उस दरबार में मुगल दरबार में बहुत ऊंचा स्थान था। ओके। All 3 had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors. All three had occupied high mansabdars position। और आसम जहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को क्या हुआ था, ये जो दोनों थे इनको पोजीशंस एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्पेयर्स। तो इन सभी का मुगल बादशाहों को उन पर पूरा भरोसा और विश्वास था। किनका? इन तीनों का मुगल बादशाहों को उन पर पूरा भरोसा और विश्वास था। ओके। बोथ आसफ जहाँ and Murshid Quli Khan held a Jat rank of 7,000 each, while Sadat Khan's Jat was 6,000. Okay, while Sadat Khan as 6,000. All right. तो क्या हो गया था इसमें?
जैसे ही हैदराबाद जैसे ही ये दोनों बोथ आसफ जाह एंड मुर्शिद कुली खान, तो दोनों आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 का, ठीक है, दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला, ठीक है, 7,000 जाट का दर्जा मिला। जबकि जो सादत खान थे, ठीक है, सादत खान की जात का दर्जा कितना था, 6,000 था। ओके, तो ये थे पुराने मुगल प्रांत। तो पुराने मुगल प्रांतों में क्या था स्टूडेंट्स, पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से, अवध, बंगाल और हैदराबाद प्रमुख थे। और ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल नोबल्स द्वारा, उच्च मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे। और इन तीनों राज्यों के संस्थापक कौन थे, अवध के थे सुआदत खान, बंगाल के थे मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद के थे आसफ जाह। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में बहुत ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास भी था। ओके, और आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था। जबकि जो सुआदत खान थे, ठीक है, जबकि जो क्या थे, स्वादत खान थे, तो उनकी जात का दर्जा कितना था स्टूडेंट, 6,000 था, ठीक है, उनकी जात का दर्जा था 6,000। तो इस प्रकार पुराने मुगल प्रांत स्थापित हुए जिनमें प्रमुख थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with new topics of Hyderabad. All right. So till then, students, take care. Have a nice day. Bye bye.